अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है पिछले हमने डिस्कस किया है वो क्या है, सेल है। और हमने उसके कंपोनेंट भी पढ़े थे। उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा आप ये कह सकते हैं कि कोई भी सेल नहीं जिंदा रह सकता और ना भी कोई लाइफ पॉसिबल है। सेल मेम्ब्रेन ये एक मेन कंपोनेंट है सेल का। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि सेल की कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किस तरह से होती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसमें ये 3-4 चीजें पाई जाती हैं। एक तो प्रोटीन है जिसकी आप परसेंटेज देख सकते हैं 60 to 80% है। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड उसमें क्या है 20 से 40% है। और बहुत ही थोड़ी मिकदार में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो कितने 2 से 10% है। अब जो लिपिड इसमें पाए जाते हैं वो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में पाए जाते हैं। लिपिड्स की हम जब हम चैप्टर नंबर 2 में बायोमोलिक्यूल में उसकी हमने सारी टाइप्स पढ़ी थी। तो ये वाली टाइप्स हैं जो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे एक और लफ्ज लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, या इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसने दो काम करवाने होते हैं, एक एंट्री और दूसरा एग्जिट। अब सेमी इसलिए कहते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल को ना ही अंदर आने की इजाजत देती है और बाहर जाने की भी सिर्फ उन मॉलिक्यूल को इजाजत देती है जो क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो सेल के लिए नुकसानदेह हैं, जिनका रिमूवल क्या होता है, लाजमी होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये किस चीज की बनी होती है, मेड अप ऑफ फास्फोबाइलिपिड्स। फास्फोबाइलिपिड लेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में लिपिड की दो लेयर होती है इस तरह से। इनको हम क्या कहते हैं, बाई लेयर इसलिए कहते हैं कि फास्फोलिपिड की दो लेयर होती हैं। अब अगर हम इस एक मॉलिक्यूल की बात करें फास्फोलिपिड की, तो ये क्या होता है, इसका फेस या हेड समझ लें, और ये क्या है, उसकी टेल है। अब इसका हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक्स होता है। इसका मतलब क्या है, ये वाटर लविंग होता है। और ये फास्फेट हेड है, फास्फेट का बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके हाइड्रोफोबिक टेल की, तो वो क्या होती है, वाटर रिपेलिंग भी होती है। और वो किस चीज की बनी होती है, वो फैटी एसिड की बनी हुई होती है। अब मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक दो दिए। एक मेम्ब्रेन के लिए एक और पहले भी मॉडल था जिसको हमने क्या नाम दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता था कि इसमें जो कंटीन्यूअस वे में मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ये सब में आपके पास लिपिड की है, उसके बाद ये क्या है, प्रोटीन की है, उसके बाद फिर क्या है, ये लिपिड की है। वो कहते हैं कंटीन्यूअस वे में क्या है, उनकी लेयर होती थी। लेकिन ये क्या था, रिजेक्टेड था। ये वाला जो मॉडल था वो ज्यादा देर नहीं चला। उसके बाद जो आजकल भी एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है कि इसमें क्या देखेंगे हम कि ये लिपिड बाय लेयर की बनी हुई है, और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उसके अंदर लिपिड्स बाय लेयर के अंदर एक मोज़ेक मैनर में। मोज़ेक मैनर का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर इनकी एक लेयर नहीं है, बल्कि जिस तरह से आप कोई कंक्रीट की अगर दीवार बना रहे हैं तो जहां पे जो पत्थर लगता है, जिसकी जगह जहां पे बनती है, हम वहां पे उसको फिट कर देते हैं। सेम उसी तरह से ये क्या है, लिपिड बाय लेयर है। और उसमें कहीं कहीं आप देख रहे हैं जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, ये क्या है, प्रोटीन बनी हुई है इसकी। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस वे में नहीं है, ये एक मोज़ेक मैनर में है। और दूसरी तरफ से आप अगर समझना चाहते हैं तो एम्बेडेड इन भी कह सकते हैं आप इसको। एम्बेडेड इन किस तरह से होता है, अगर आप देखें ये क्या है, लिपिड्स की लेयर है, ठीक है, उसके दरमियान में ये क्या है, प्रोटीन है, और ये फिर लिपिड है। जिस तरह से आप सैंडविच आपने देखा होगा, ठीक है, सेम उसी तरह से ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा हम अब आते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि ये क्या है, फास्फोबाइलिपिड के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं आपको। और जो रेड रेड से है वो क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है सारी। और जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ये सेल को रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के साथ लगी हुई, इधर लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है।
ये हो गया ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद अगर यहाँ आप देखें इधर, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोटीन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स नजर भी आ रही है। एक कौन सी प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो इंट्रिंसिक है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या होगी, बीच में लिपिड बाय लेयर के धंसी हुई होगी या उसके अंदर एम्बेडेड होगी। इधर आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ये हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, ये होगी इंट्रिंसिक। अब ये भी इंट्रिंसिक है, लेकिन ये क्या है, ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की पूरी लेंथ के अंदर है। इसको भी हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। अगर आपने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखनी है तो ये देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये भी क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये तो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो फिर इसके दो तीन फंक्शन है। फंक्शन में पहला कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, वहां से ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है उस चीज से। अगर आप दूसरा इसका देख रहे हैं, दूसरा फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको कहा है क्या करवाती है, एक तो ये एंट्री करवाती है। ठीक है, एंट्री, और दूसरा क्या होता है, एग्जिट। ये सेल के अंदर जिन चीजों की सेल को जरूरत होती है उनको अंदर आने देती है, और जिनको नहीं जरूरत होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करवाती है, रिमूवल करवा देती है। जिस तरह से वेस्ट मटेरियल सेल के पास CO2 वगैरह हो गया, उसके बाद O2 हो गया, ये क्या करती है, उनकी मूवमेंट करवाती है। अब अगर हम बात करें तो सेल के अंदर मूवमेंट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की भी बात कर सकते हैं। मूवमेंट जो है वो दो तरह से हो सकती है। अब कौन कौन सी है, पहले आप क्या करें कि इसमें सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए क्या होती है, मूवमेंट होती है, जिसमें क्या करते हैं, सेल एरिया ऑफ हायर टू लोअर, अंदर की जानिब मूवमेंट करते हैं। आप CO2 को देख लें, ठीक है, उसके बाद O2 ऑक्सीजन को देख लें, ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन के जरिए क्या करते हैं, ये अंदर मूवमेंट करते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट में किसी भी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। दूसरे लफ्जों में हम इनको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो बगैर किसी हेजिटेशन के सेल के अंदर बाहर मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे चार्ज मॉलिक्यूल भी होते हैं, जिनको हम क्या, आप नॉन पोलर देख सकते हैं। वो नॉन पोलर को एंट्री करने के लिए सेल के अंदर उनको क्या होती है, एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है। वो आप ब्रेन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ समझे वो क्या है, प्रोटीन मौजूद है, मैंने यहाँ P लिख दिया है। ये क्या एक प्रोटीन है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं। अब एक्टिव प्रोटीन ने क्या करना होता है, उन मॉलिक्यूल की मूवमेंट करवानी होती है, या दूसरे लफ्जों में आपने एक्शन पोटेंशियल के अंदर, नॉन इम्पल्स के एक्शन के अंदर आपने देखा होगा, वहां पे क्या होती है, एक एक्शन करवाने के लिए एक एक्टिव प्रोटीन होती है ब्रेन के अंदर। हालांकि सेल के अंदर सोडियम आयन पहले से भी कम मिकदार में होते हैं, लेकिन उनका अक्रॉस द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करवाने के लिए प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या कहते थे, एक्टिव प्रोटीन कहते थे। और वो क्या करती है, जब एक ATP ब्रेक होती है, ठीक है, ATP ने क्या होना है, ब्रेक होना है, उसने क्या बना देना है, एक ADP बनाना है। तो यहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो एक्टिव प्रोटीन यूज करके क्या करवाती है, मॉलिक्यूल की सब्सटेंस की मूवमेंट करवाती है अक्रॉस द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी आप इसे कह सकते हैं। एक तो इसका ये हो गया। उसके बाद दूसरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन की एक दूसरा भी फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं, वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगी, अब यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर आप इधर हम ऐसे बना देते हैं, ये क्या है, आपके पास एक सेल है, ठीक है। अब वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। लार्ज मॉलिक्यूल क्या है, जो इन प्रोटीन के जरिए मूवमेंट नहीं कर सकता, वो यहाँ पे क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इसमें होता क्या है कि एक सेल की प्रॉपर एक शेप बनती है, जिसको आप इन फोल्डिंग या आउट फोल्डिंग भी कह सकते हैं, इस तरह की। अब यहाँ पे फिर क्या करती है, ये इस वेजिकल को अपने अंदर सेल ले लेती है, उसके बाद इस तरह से इसकी क्या होती है, अंदर की जाने फिर वेजिकल की मूवमेंट हो जाती है।
अब इस टाइप की जो मूवमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर अंदर की जानिब मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। आप लिख सकते हैं इधर, ये क्या है आपके पास, एंडोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। और अगर सेल से बाहर किसी भी चीज की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, वेजिकल की फॉर्म में मूवमेंट करने के अमल को आप क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई चीज बाहर की जानिब मूवमेंट कर रही है तो वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। अब इसकी भी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं पेनोसाइटोसिस और दूसरे को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और अगर क्या है, कोई सॉलिड मटेरियल है, उसकी चाहे आप एंट्री करवा रहे हैं चाहे उसको आप एग्जिट करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इधर इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस। और अगर कोई क्या चीज है, लिक्विड मटेरियल है, अगर वो सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनोसाइटोसिस। ये तो सारे क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन का एक और भी फंक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन भी कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ अदर सेल। अब इसका मतलब ये है, अब सेल मेम्ब्रेन हमारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल सबके ऊपर पाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल होता है आपके पास, उससे क्या करना होता है, अब रिसेप्टर साइट रिकॉग्निशन ये करते क्या है, इनकी ब्रेन के ऊपर क्या होती है, रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं, रिसेप्टर साइट्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर साइट क्या करते हैं, रिकॉग्निशन किस तरह से करती हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, इम्यून सिस्टम है आपका, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम है वो हेल्प करता है। अब अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आया है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल उसके साथ लड़ते हैं, और बताता कौन है, ये रिसेप्टर साइट, ये फिर क्या करते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अपना सेल उनके साथ आएगा तो वो भी क्या, रिसेप्टर साइट उनको बताएगी नहीं ये हमारा अपना सेल है, इसके खिलाफ कोई फंक्शन नहीं लेना। तो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का ये भी फंक्शन होता है कि ये एक दूसरे के सेल को रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प करवाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा है आज, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, स्ट्रक्चर किस तरह से होती है उसकी, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रक्चर, वहां से हमने स्टार्ट किया है, क्या है उसके अंदर, प्रोटीन कितनी मिकदार में है, लिपिड कितनी मिकदार में है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मिकदार में है, उसके बाद हमने थोड़ी सी उसकी डायग्राम बनाई है, और एंड पे हमने क्या है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखे हैं। आप लोग गौर से पढ़ें, उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।